हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीपीसी के रैपिड रिवीजन के लास्ट के सेशन में हम लोगों ने सेक्शन 9 तक पूरा डिस्कशन कर लिया है। अच्छे से समझ लिया है, सेक्शंस को रिवाइज भी कर लिया है, सेक्शंस को समझ भी लिया है। और आज के सेशन में हम लोग अब बात करेंगे सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बेसिकली आज हम लोग सीपीसी के आगे के सेक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं और पूरी तरीके से रैपिड रिवीजन सेशन होने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोगों ने पहले सीपीसी को पढ़ा है, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीपीसी की, इसलिए आपके लिए इस सेशन को रिवाइज करना जो है वो ईजी हो रहेगा। अगर आपने सीपीसी को पहले नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप मेरे सीपीसी के रेगुलर लेक्चर्स देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। ऑलराइट, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल जुडिशरी एग्जाम 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है उनको भी इनकरेज करो कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ इफ़ यू आर ए जुडिशरी एस्पिरेंट, आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी क्लासेस लेना चाहते हो, तो अन अकेडमी प्लस के ऊपर जुडिशरी की पूरी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। तो पूरी प्रिपरेशन करने के लिए जुडिशरी के जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो मेजर लॉज हो, चाहे वो माइनर लॉज हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी की लर्नर्स ऐप पे मिलता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये कोड यूज़ करना है। तो दिस इज़ द कोड विच यू नीड टू यूज़। कोड है SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। तो अन अकेडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जुडिशरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप ये मेरा SAVY10 कोड यूज़ कर। अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरा अभी लिमिटेशन का कोर्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। और सीपीसी का जो मेरा फुल कोर्स है वो अन अकेडमी प्लस के ऊपर अभी ऑन गोइंग है। तो आप मेरी लाइव क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये कुछ अन अकेडमी प्लस के एडवांटेजेस हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है एंड टेस्ट एनालिसिस है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अन अकेडमी प्लस। इसके साथ साथ अन अकेडमी प्लस के ऊपर आप ड्यूरेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप इस कोड को यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ सारे कोर्सेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो जितने भी अन अकेडमी प्लस पे कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। आप इन सारे बैचेस को देख सकते हैं। ये जितनी बैचेस आपके सामने हैं, आप इन सारे बैचेस को अटेंड कर सकते हैं अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, मेरी भी क्लासेस ले सकते हैं और आप बाकी टीचर्स की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो नो मैटर सब्जेक्ट आपको कौन सा पढ़ना है, और इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अन अकेडमी प्लस के ऊपर अवेलेबल है। अन अकेडमी पे 3 तरह की क्लासेस हमारी होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो अन अकेडमी पे क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं। अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे भी फ्री क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल क्लास। ये अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे ऊपर होती है। इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर देना और आप अन अकेडमी की लर्नर्स ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो जुडिशरी कैटेगरी में। तो वहाँ पे आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस जो है वो आप अटेंड कर सकते हो। आप वहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो मैं अलग अलग क्विज वहाँ पे करवाता हूँ, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास। लेक्चर के नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको फ्री क्लासेस जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल पे भी मिलती है। इसके साथ साथ अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे भी मिलती है। और अगर आपको पेड क्लासेस लेनी है तो आप अन अकेडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैंने अपना कोड आपको बता दिया, SAVY10, उस कोड को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम। सो ये है टेलीग्राम चैनल संयोग व्यास जुडिशरी। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए अब आते हैं हमारे रिवीजन के ऊपर। तो सेक्शन 10 से अब हम लोग रिवाइज करते हैं। आगे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेशन का रिवीजन कर लें आज के सेशन में विद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी।
तो मैं कोशिश करूंगा जिस एक्सटेंट तक हो सके मैं आपको सेक्शंस याद भी करवा दूं और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करवा दूं। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अब उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग सेक्शन 9 के बारे में बात कर रहे थे, वहां हम लोग बात कर रहे थे जुरिस्डिक्शन के बारे में। अब सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 और 11 बेसिकली ये बोलता है, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस की बात करता है और दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन 11 विच टॉक्स अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। और वहीं आप जब सेक्शन 12 को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है बार टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट, ये 3 सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 है। सेक्शन 10 बेसिकली ये बोलता है कि जब दो पार्टीज के बीच में किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई मैटर अगर पेंडिंग है, दो पार्टीज के बीच में किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में कोई मैटर अगर पेंडिंग है, तो उसके बाद में जब तक वो मैटर पेंडिंग है दोनों में से कोई भी पार्टी उस मैटर को किसी दूसरे कोर्ट में नहीं ले जा सकती। अब यहाँ पे क्या मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि दो पार्टीज है, वन पार्टी कम्स फ्रॉम दिल्ली एंड द अदर पार्टी कम्स फ्रॉम मुंबई। अब दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ और सूट जो था वो फाइल किया गया दिल्ली की कोर्ट में। दिल्ली की कोर्ट में सूट पेंडिंग था। अब उनमें से वो पार्टी जो मुंबई से आती है, मुंबई वाली पार्टी ने भी डिसाइड किया कि हम सूट फाइल करेंगे और उन्होंने मुंबई की कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। मुंबई की कोर्ट में सूट फाइल कर दिया तो यहाँ पे एक बात आप देखेंगे कि दोनों कोर्ट्स के पास में क्या है, दोनों कोर्ट्स के पास में यहाँ पे कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। दोनों कोर्ट्स के पास में यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है और इसी को क्या करना है, इसी को प्रिवेंट करने का पर्पज है सेक्शन 10 का। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? तो सेक्शन 10 जो है बेसिकली इसी को प्रिवेंट करना चाहता है। तो सेक्शन 10 इसको कैसे प्रिवेंट करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। एक ही मैटर अगर दो कोर्ट्स में पेंडिंग रहेगा, जिन दोनों कोर्ट्स के पास में क्या है, जुरिस्डिक्शन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट भी आ सकते हैं। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट लिटिगेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट जुडिशरी के ऊपर भी पड़ेगा। तो जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी का बर्डन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये बात समझ में आई है अगर आपको? तो अगर आप सेक्शन 10 को यहाँ ध्यान से देखेंगे, राइट, तो अगर यहाँ पे आप सेक्शन 10 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है, स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट लिखा हुआ है। तो स्टे ऑफ सूट का सिंपल सा मीनिंग अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोई मैटर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग हो तो उस मैटर को दूसरी कोर्ट में जो आप लेकर जाओगे, तो इतनी सी बात याद रखना, सूट फाइल तो कर सकते हो दूसरी कोर्ट में, दूसरी कोर्ट में सूट फाइल करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन इनकरेक्ट कर देते हो, इसलिए बता रहा हूं। So no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना, सेक्शन 10 ने कहा कि सूट फाइल करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा सूट जब फाइल कर दोगे उसके बाद प्रोसीडिंग के ऊपर बेसिकली स्टे लग जाता। प्रोसीडिंग के ऊपर क्या लग जाता है, प्रोसीडिंग के ऊपर एक स्टे लग जाता है। अब वो क्या स्टे लगता है, यानी कि दूसरा कोर्ट ये बोल देगा कि वो मैटर हम एंटरटेन, उस मैटर के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है, ट्रायल जो है उस मैटर का नहीं चल सकता। और क्यों नहीं चल सकता ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया क्योंकि सेक्शन 10 ने क्या कर दिया है, सेक्शन 10 ने उसके ऊपर एक बार क्रिएट कर दी है। सो फ्रॉम, ठीक है, पैरेलल लिटिगेशन नहीं चलता इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड द सेम रिलीफ। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड अदर सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। तो रेस्ट सब जुडिस जो मैटर भी पेंडिंग है, एंड बोथ द सूट्स मस्ट हैव बीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बात मैंने आपको बता दी है, ये सेक्शन 10 को लेकर इतनी सी बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेक्शन 10 को अच्छे से देखोगे तो सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई मैटर किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, एक इंडियन कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है, तो दूसरी इंडियन कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकती। अपील की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, यहां पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपील। एक मैटर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है तो दूसरी कोर्ट में क्या होगा, दूसरी कोर्ट में जब वो मैटर जाएगा तो स्टे ऑफ सूट लग जाएगा, स्टे ऑफ सूट। सूट इंस्टीट्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं,
क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आता है तो वो कई बार आप इनकरेक्ट कर देते हो। दूसरी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे लग जाएगा, क्योंकि पहले वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखिएगा कि पार्टी सेम होनी चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि पुराने वाले सूट में जो फैक्ट्स थे, आइडेंटिकल फैक्ट्स ही क्या सब्सिक्वेंट सूट में है या नहीं, ये बातें भी देखी जाएंगी। कई बार ये भी होता है कि दूसरे सूट में आइडेंटिकल फैक्ट्स नहीं होते, तो हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन अलग हो, उस केस के फैक्ट्स जो हैं वो अलग हों, तब सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं हो। सेक्शन 10 तब एप्लीकेबल होता है जब आइडेंटिकल फैक्ट्स हो, सेम पार्टीज हो। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन जो है, अब यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनता है, इसमें गलती मत करना। जब कोई सूट किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग होता है तो उस सिचुएशन में इंडिया की कोर्ट के ऊपर सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होता। तो दो पार्टीज हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, फॉरेन की कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और इंडिया की कोर्ट में भी सूट फाइल कर दिया, तो यहाँ पे सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होता। ये सेक्शन 10 हमें कहना चाहता है। ऑल राइट, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन यहाँ पे अगर आप कौन सा देखोगे, 151 देखोगे ना, तो 151 में भी कोर्ट के पास में, सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर होती है टू स्टे ए सूट। सेक्शन 151 में कोर्ट के पास में एक इनहेरेंट पावर होती है टू स्टे ए सूट। इज इट क्लियर? ऑल राइट। नाउ यहाँ पे अब एक बात देखिएगा कि मैंने एक चार्ट यहाँ पे पहले से बना रखा है, आप इस चार्ट पर नजर डालिएगा। अमर और प्रेम है, इन दोनों के बीच में एक सूट जो है वो पेंडिंग है, और वो सूट बेसिकली कहाँ चल रहा है, वो दिल्ली की सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सूट पेंडिंग है तो इनके ऊपर क्या हो गया, रेस सब जुडिस एप्लीकेबल होगी। लेकिन रेस सब जुडिस को एप्लीकेबल करने की कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, कंडीशंस के सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए, तब वो कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। मान लो कोई मैटर ही डिफरेंट है, रिलीफ भी डिफरेंट है, पार्टी सेम है, तो रेस सब जुडिस एप्लीकेबल नहीं होता। ये बात समझ में आई आपको? तो जब तक वो मैटर पेंडिंग होगा तब तक क्या होगा, रेस सब जुडिस एप्लीकेबल होगा सेक्शन 10 में। यानी कि दूसरी कोर्ट के पास में उस मैटर को डिसाइड करने का राइट नहीं रहेगा। क्योंकि मैटर ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट में क्या है, ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब प्रीवियस सूट में कोर्ट की डिक्री आ गई, और कौन सी डिक्री आ गई, मैंने बोला फाइनल डिक्री आ गई, कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो उसके बाद में क्या एप्लीकेबल होगा, उसके बाद में रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल, यानी कि उसके बाद सेक्शन 11 एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको अब ये समझना होगा कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 10 तो तब एप्लीकेबल होता है जब कोई सूट पेंडिंग होता है, जब वो मैटर अंडर ट्रायल होता है, और सेक्शन 11 तब एप्लीकेबल होता है जब कोई मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा। तो रेस जुडिकेटा पिक्चर में तब आएगा जब मैटर अब डिस्पोज ऑफ हो गया एक कोर्ट से। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मैटर दिल्ली की कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप अगर मुंबई की कोर्ट में उस मैटर को लेके जाओगे तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा, स्टे ऑफ सूट लग जाएगा अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पूरी तरीके से सेम है और आइडेंटिकल पार्टीज हैं। लेकिन वो मैटर दिल्ली की कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब सेम पार्टीज हैं और मुंबई की कोर्ट में ले जाती हैं, तो अब सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा क्योंकि मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो रेस जुडिकेटा बोलता है कि उस मैटर को हम दोबारा ओपन नहीं करवाएंगे, जो मैटर ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। तो रेस सब जुडिस अप्लाइज टू ए मैटर जिसकी ट्रायल अभी पेंडिंग ट्रायल है, एंड रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू ए मैटर एडजुडिकेटेड अपॉन, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। रेस सब जुडिस क्या करता है, बार करता है ट्रायल ऑफ ए सूट को विच इज पेंडिंग डिसीजन इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, और रेस जुडिकेटा बार करता है ट्रायल ऑफ ए सूट और एन इशू विच हैज बीन डिसाइडेड इन ए फॉर्मल। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया। सेक्शन
10 और सेक्शन 11 का यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। नाउ जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब यहाँ पे हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा के बारे में, तो बेसिकली रेस जुडिकेटा को लेकर ये कुछ डॉक्ट्राइंस है जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँ। ये कुछ डॉक्ट्राइंस है। अब एमसीक्यू में ये डॉक्ट्राइंस आपसे पूछी जाती हैं, प्लीज इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेमो डेबिट बीस वेक्सारी प्रो यूना एट इयडम कॉजा, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ये पहला। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर से जब भी रेस जुडिकेटा के ऊपर से क्वेश्चन बनता है तो ये एमसीक्यू बन जाता है किसके ऊपर, ये जो लैटिन मैक्सिम्स हैं इनके ऊपर बनता है एमसीक्यू। तो मैंने बताया नेमो डेबिट बीस वेक्सारी प्रो यूना इट इयडम कॉजा, ये पहली आ गई, दैट नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। अब दूसरा डिस्कस करते हैं। इन इंटरेस्ट रिपब्लिसिए उट सिट फिनियस लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। अब इमेजिन कीजिए एक मैटर किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और उस मैटर को दूसरी कोर्ट में ओपन करवाएंगे, तो देयर वोंट बी एनी एंड टू लिटिगेशन। फिर तो लिटिगेशन का भी एंड ही नहीं होगा, लिटिगेशन चलता ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। और तीसरा रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटियोर, रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटियोर, दैट मीन्स ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जो फैसला आ चुका है उसको आप करेक्ट मानिए। आपको अपील फाइल करनी है तो आप अपील फाइल कर दीजिए, अपील फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन आप सेम लेवल की कोर्ट में जाकर उस मैटर का ट्रायल जो है वो नए सिरे से शुरू नहीं करवा सकते। ये सेक्शन 10 और सेक्शन 11 का बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये एक डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 11 और सेक्शन 10 का अभी मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग रैपिड रिविजन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज रैपिड रिविजन। क्योंकि सेक्शन 11 को डिस्कस करने के लिए मुझे कम से कम भी 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है, जिसमें हम लोग पूरा सेक्शन 11 के बारे में बात करते हैं, और उससे ज़्यादा टाइम लगता है जब हम सेक्शन 11 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेक्शन 11 जो है अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग एक फटाफट से ओवरव्यू कर रहे हैं। किसके बारे में हम ओवरव्यू कर रहे हैं? सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 10 सेक्शन 11 के बारे में। अब यहाँ पे जब रेस जुडिकेटा के बारे में बात करते हैं तो रेस जुडिकेटा और एस्टोपल का डिफरेंस भी आता है। ये फटाफट से हम देख लेते हैं कि एस्टोपल और रेस जुडिकेटा में क्या डिफरेंस है। रेस जुडिकेटा किससे अराइज होता है? इट अराइज फ्रॉम ए डिसीजन ऑफ ए कोर्ट। और एस्टोपल किससे अराइज होता है? फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्टीज। ये एक्ट ऑफ द पार्टीज से अराइज होता है। ठीक है, एस्टोपल कैसे काम करता है कि पार्टीज ने अगर किसी बात के लिए पहले कुछ उनकी तरफ से कुछ बोल दिया गया है कि मेरी एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो उसके बाद में दे कैन नॉट डिनाई दैट स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट को क्या नहीं कर सकते? वो उस स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते, उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो एस्टोपल प्रिवेंट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को। और रेस जुडिकेटा जो है वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो बोलता है कि एक एंड होना चाहिए, किसका? लिटिगेशन का एक एंड होना चाहिए। अब एस्टोपल के बारे में आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो? आप इंडियन एविडेंस एक्ट में एस्टोपल के बारे में पढ़ते हो, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एस्टोपल के बारे में पढ़ते हो, आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एस्टोपल के बारे में पढ़ते हो। तो एस्टोपल बेसिकली क्या बोल रहा है? एस्टोपल हेल्प कर रहा है। रूल ऑफ एस्टोपल प्रिवेंट्स ए पार्टी फ्रॉम डिनाइंग व्हाट ही हैज वंस क्लेम्ड और वंस कॉल्ड द ट्रूथ। पार्टी ने जिसको ट्रूथ कहा है वो उसको डिनाई करने से, ठीक है, उसको डिनाई ना करे, इसके लिए यहां पे बोला गया है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे जब रेस जुडिकेटा के बारे में बात करते हैं, रेस जुडिकेटा के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक, ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एक लाइन मिलती है जिसका मीनिंग मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन in a former suit, has been directly and substantially in a former suit between the same party। अब रेस जुडिकेटा अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है, देखो इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आता है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो। लिखा हुआ क्या है? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। सो व्हाट अबाउट अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा? सब्सटेंशियली तो नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, तो अगर इंसिडेंटली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो क्या होगा? तो अगर इंसिडेंटली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहां पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होता। वहां रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल कैसे नहीं होता, ये अभी हम लोग समझ लेंगे। तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए।
इसके लिए आपको क्या देखना होगा, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन 3 देखना होगा रेस जुडिकेटा का। रेस जुडिकेटा में कितने एक्सप्लेनेशंस हैं, तो बेसिकली रेस जुडिकेटा की 8 एक्सप्लेनेशंस हैं और ये सारी एक्सप्लेनेशंस आपको देखनी चाहिए जब आप रिविजन करते हो, ठीक है। क्योंकि इन सब में से सेक्शन 11 की जो 8 एक्सप्लेनेशन है, इन सब में से एक एक एमसीक्यू जो है प्री के हिसाब से बन सकता है एंड दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं जी, यहाँ से आगे चलते हैं। रेस जुडिकेटा के बारे में हमने एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सेक्शन 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। नाउ ये बात करता है किसके बारे में, नाउ दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट बार टू फर्दर सूट्स। तो बार टू फर्दर सूट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बार टू फर्दर सूट्स में सेक्शन 12 में लिखा हुआ है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रिक्लूड्स ए प्लेंटिफ फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए सूट इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली हो सकते हैं। देयर कुड बी मल्टीपल एग्जाम्पल। जब आप सीबीसी में रूल्स देखते हो तो वहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं कि बार टू फर्दर सूट। तो बार टू फर्दर सूट में कैसे काम कर सकता है, जैसे कि वो क्लेम जो आपको करना चाहिए था अपने सूट में, लेकिन अगर आप उसको क्लेम नहीं कर पाए, अगर पूरे क्लेम को इंक्लूड नहीं किया, तो उसके ऊपर आपके केस में आपके ऊपर क्या लग गया है, अब आपके ऊपर उस सिचुएशन में फर्दर सूट फाइल करने के ऊपर एक बार लग गया है। यानी कि मान लीजिए कि आपको पूरा क्लेम करना चाहिए था, ठीक है, आपको क्लेम जो था वो पूरा नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कहते हैं ना कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। तो आपको पूरा क्लेम इंक्लूड करना चाहिए था, अगर पूरा क्लेम इंक्लूड नहीं किया तो वहां पे सेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो एक तरीके से क्या करता है, वो बार क्रिएट करता है, बार टू फर्दर सूट। इस बार टू फर्दर सूट के बारे में हम लोग किसके ऊपर आते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 13 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऊपर आने से पहले मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप मेरे साथ साथ सारे सेक्शंस जो हैं वो रिवाइज कर लो। तो हमने अब तक 12 सेक्शंस देखे हैं सीपीसी के, 12 सेक्शंस देखे हैं। रैपिड रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि एक एक सेक्शन का मैं डिटेल में डिस्कशन अभी नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको करना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उन सेक्शंस को, तो आप मेरे सीपीसी के रेगुलर लेक्चर्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। आपको मेरे सेपरेट लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे, जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं रेस जुडिकेटा के ऊपर भी, रेस सब जुडिस के ऊपर भी, और इन कॉन्सेप्ट्स की मैंने अलग अलग सेशंस लिए हैं। जी, मैंने रेस जुडिकेटा को भी बिल्कुल अलग पढ़ाया है, रेस सब जुडिस को भी अलग पढ़ाया है, लेकिन क्योंकि आज रिविजन चल रहा है तो मैं एक एक सेक्शन को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक बार अगर हम सारे 12 सेक्शंस को रिवाइज करें तो सारे सेक्शन किस बारे में थे, सेक्शन 1 जो बेसिकली शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में है। सेक्शन 2 जिसमें कि डेफिनेशंस है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेकर 20 तक डेफिनेशंस है, और 2 डेफिनेशन जो सेक्शन 7 में उनको ऐड कर दें, 22 डेफिनेशंस वहाँ पे बन जाएंगी। इसके साथ साथ सेक्शन 3 की हम बात करते हैं, वो बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में। फिर आता है सेक्शन 4 जो सेविंग्स के बारे में है, और फिर आता है सेक्शन 5 जो किसके बारे में है, विच इज अबाउट रेवेन्यू कोर्ट्स। उसके बाद में आता है सेक्शन 6 जो बात करता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में। देन सेक्शन 7 जिसमें हम बात करते हैं स्मॉल कॉजेस कोड के बारे में, एंड सेम सेक्शन 8 जिसमें हम प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 दोनों किसके बारे में है, स्मॉल कॉजेस कोड के बारे में है। उसके बाद में आता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 9 आता है, जिसमें हम जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट में हम ये देखते हैं कि रिलीजियस मैटर जो है उसको कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सिविल कोर्ट उन मैटर्स की भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जो एक्सप्रेसली बार्ड है, या तो सीपीसी ने बार कर रखा है या किसी और लॉ ने बार कर रखा है, उनका कॉग्निजेंस सेक्शन 9 में सीपीसी नहीं ले सकता। जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट के मैटर्स हो गए, सीपीसी एंटरटेन नहीं कर सकता। फिर अगर आर्बिट्रेशन में कोई मैटर जाएगा तो डायरेक्टली उसमें सिविल कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसके साथ साथ अगर कोई इम्प्लाइड बार जो है वो क्रिएट कर रखी हो तो भी सीपीसी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ये हमने सेक्शन 9 में पढ़ लिया। रही बात रिलीजियस मैटर्स की, तो हम उस सिचुएशन में ये देखते हैं, कास्ट का कोई मैटर है कि अगर किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ये बात याद रखिएगा, अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो मैटर सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो वो मैटर सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। सेक्शन 9 में हमने ये पढ़ा। फिर आया सेक्शन 10 जो बात करता है रेस सब जुडिस के बारे में,
जब कोई मैटर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होता है तो दूसरी कोर्ट में मैटर अगर जाता है तो उस पर क्या लग जाता है, उस पर बेसिकली स्टे लग जाता है। तो उस पर जो स्टे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार टू फर्दर सूट। उसको हमने नाम दिया बार टू फर्दर सूट का। उसके बाद में सेक्शन कौन सा आता है, सेक्शन 11 जो आता है रेस जुडिकेटा का। रेस जुडिकेटा जिसकी 8 एक्सप्लेनेशंस किस में गिवन है, सेक्शन 11 में 8 एक्सप्लेनेशंस गिवन है। रेस सब जुडिकेटा कब एप्लीकेबल होता है, जब कोई सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तब रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है। और रेस सब जुडिकेटा से मिनिमम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने आपको अभी भी बताया कि जितनी इसके एक्सप्लेनेशंस हैं उतने एमसीक्यूज हैं। और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन में से भी क्या बन सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में आया कौन सा, उसके बाद में आया सेक्शन 12 जो बात करता है बार टू फर्दर सूट। और अब आ रहा है कौन सा, सेक्शन 13, और जो बात करता है किसके बारे में, नाउ दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। अब मैं यहाँ पे अगर फॉरेन जजमेंट की बात करूँ तो फॉरेन जजमेंट को आपने पहले पढ़ा था। और फॉरेन जजमेंट को आपने पहले कहाँ पढ़ा था, तो फॉरेन जजमेंट को आपने पहले पढ़ा था किसमें, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। 2 सेक्शंस आपने पढ़े थे सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 क्लॉज 5 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6। सेक्शन 2 क्लॉज 5 जिसमें फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन गिवन है, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6 जिसमें कि फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन गिवन है। और सेक्शन 13 बोलता है व्हेन फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नॉट कंक्लूसिव। फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होता, ओके तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होता, तो उसके कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे गिवन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज ग्राउंड्स। फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब नहीं होता, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट को नहीं दिया हो। ये बात समझ में आई कि वो जो कोर्ट है उसके पास उस मैटर को, फॉरेन कोर्ट के पास उस मैटर को डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर इंडियन पेरेंट है, इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये देखा जाएगा कि इंग्लैंड में जो कोर्ट है क्या उसके पास कॉम्पिटेंसी है ये डिसाइड करने की कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड किसको मिलेगी, किसको मिलेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि कौन सी कोर्ट के पास में कॉम्पिटेंस है। तो अगर किसी कोर्ट के पास में, फॉरेन कोर्ट के पास में कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसका जजमेंट भी कंक्लूसिव नहीं होगा। ये बात समझिएगा। तो पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट आया कॉम्पिटेंट कोर्ट है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये आया कि फॉरेन जजमेंट जो है वो अगर मैरिट्स के ऊपर नहीं आया। अब मैरिट्स के ऊपर फॉरेन जजमेंट कैसे नहीं आता, इसके कुछ एग्जाम्पल है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी फॉरेन कोर्ट ने, तो कंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ, सूट को डिसमिस कर दिया फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ, या फिर डिसमिस कर दिया फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द प्लेंटिफ इवन बिफोर द रिटन स्टेटमेंट वाज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। तो ये कुछ ग्राउंड्स है। उसके बाद फॉरेन जजमेंट जो है इफ इट वाज अगेंस्ट द इंटरनेशनल और इंडियन लॉ, अगर फॉरेन जजमेंट इंटरनेशनल लॉ के या इंडियन लॉ के अगेंस्ट में है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर यूएस के किसी कोर्ट ने कोई फॉरेन जजमेंट दिया है और वो फॉरेन जजमेंट अगर इंडियन लॉ के अगेंस्ट में है या इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में है, तो हम उस फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। कंक्लूसिव मानने से या कंक्लूसिव ना मानने से क्या रिजल्ट्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंक्लूसिव अगर मान लिया तो इंडिया में उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, इंडिया में उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, उसका इंडिया में एग्जीक्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर वो कंक्लूसिव नहीं है तो इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये बात समझिए, ठीक है। उसके बाद अगला ग्राउंड डिस्कस करते हैं, फॉरेन जजमेंट विच इज अपोज टू नेचुरल जस्टिस। तो फॉरेन जजमेंट जो है अगर वो अपोज टू नेचुरल जस्टिस है, इफ इट इज अपोज टू नेचुरल जस्टिस, तो उस सिचुएशन में भी क्या बोल देंगे, उस सिचुएशन में बोल देंगे कि वो फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं होगा, वो फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। जैसे कि हम ये देखेंगे कि फेयरली एक्ट किया विदाउट बायस, गुड फेथ में, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, ठीक है, और इम्पार्शल थे पूरी तरीके से, ये सारे फैक्ट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर अपोज नेचुरल जस्टिस है तो उस केस में दिस विल नॉट बी कंक्लूसिव। उसके बाद में फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर फॉरेन जजमेंट जो है फ्रॉड करके लिया गया तो तब भी क्या बोल देंगे, फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। ये सारी की सारी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब होगा कब नहीं होगा उसकी कंडीशन को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चार्ट्स बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। इसके साथ साथ अगर फॉरेन जजमेंट जो है इफ इट इज फाउंड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, फॉरेन जजमेंट जो है वो इंडियन लॉ का ब्रीच करता है, तो सिचुएशन में भी क्या बोल देंगे, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। तो ये सेक्शन 13 में क्या है,
ये सेक्शन 13 में वो ग्राउंड्स हैं जिस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि फॉरेन जजमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंक्लूसिव। इज इट क्लियर? आगे चलें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 14। सेक्शन 14 के बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन 14 बोलता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट के बारे में किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। नाउ दो सेक्शंस यहां पे रिलेटेड हो गए फॉरेन जजमेंट से, एक सेक्शन 13 रिलेटिंग हो गया, एक सेक्शन 14 हो गया। इसके साथ साथ यहां पे दो सेक्शन अगर मैं और ऐड कर दूं तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6। नंबर ऑफ सेक्शन कितने हो गए? 4 सेक्शन। और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ इन सारे सेक्शंस को रिवाइज करते हुए चलो, इन सारे सेक्शंस को रिवाइज करते हुए चलो। आपके माइंड में ना एक प्रॉपर मैप बन जाना चाहिए, सेक्शंस का पूरा एक मैप आपके माइंड में हो कि ठीक है पहले सेक्शन कौन सा आएगा, फिर उसके अगला सेक्शन कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर जो है माइंड मैपिंग जो है वो करनी है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? दैट कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेंगे, इंडियन कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेंगे अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट पर्पर्टिंग टू बी ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। तो इंडियन कोर्ट क्या कर लेंगे? इंडियन कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेंगे जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली दैट इज अ सर्टिफाइड कॉपी, दैट इज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट एंड सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय ऑफ ए कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड्स और इज प्रूव। तो नॉर्मली कोर्ट ये बात प्रिज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अगर कोर्ट्स को लगता है कि नहीं, हमें लगता है कि ये सर्टिफाइड कॉपी जो है ये ओरिजिनल नहीं है और उसकी जेन्युइननेस के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाया गया है, मान लीजिए कोई फेक कॉपी जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दी है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट फिर उसको ये कहेगा कि दिस शुड बी सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इज इट क्लियर? सो हाउएवर इफ इट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सच कॉपी एनी फर्दर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, कोई फर्दर कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी टू बी फुलफिल्ड, इट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस ओनली इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो उस कॉपी को एडमिट करने के लिए अगर कोई कंडीशन लगा दी है तो उस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट के पास में, इंडियन कोर्ट में फॉरेन कोर्ट के जजमेंट की फोटोकॉपी प्रेजेंट की गई, फोटोकॉपी प्रेजेंट की गई, तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि दिस शुड बी सर्टिफाइड, आप इसको सर्टिफाइड करवाइए अथॉरिटीज से। तो उन अथॉरिटीज से सर्टिफाई करवाइए ताकि हम यकीन कर सकें कि ये पूरी तरीके से जेन्युइन है, ये पूरी तरीके से जेन्युइन है। तो प्रिजम्पशन तो कोर्ट ये मान के चलता है कि वो जेन्युइन है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो कोर्ट फिर उसमें कुछ एडिशनल एविडेंस जो है वो मांग सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने केस का नाम दे रखा है नरसिंहा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोडक्शन ऑफ ए फोटोस्टेट कॉपी ऑफ ए डिग्री ऑफ ए फॉरेन कोर्ट इज नॉट सफिशिएंट। कोर्ट ने साथ में ये कहा कि वो दिस शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अमेरिका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव है उसको सर्टिफाई करें। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? रेस जुडिकेटा की अगर हम बात करते हैं कि रेस जुडिकेटा और फॉरेन जजमेंट का क्या कनेक्शन है, अगर हम सेक्शन 10 को देखेंगे तो आपको याद होगा सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ था जब कोई मैटर किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग होता है तो उस मैटर को फॉरेन कोर्ट में जब पेंडिंग होता है तो उस मैटर को आप क्या नहीं इंडिया में सूट फाइल कर सकते हो, इंडिया में सूट फाइल कर सकते हो, वहां पे सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं और साथ में फॉरेन जजमेंट को ऐड कर देते हैं तो रेस जुडिकेटा वहां पे एप्लीकेबल हो सकता है अगर वो किसी कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ठीक है, तो अगर किसी कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो रेस जुडिकेटा उस केस में एप्लीकेबल हो सकता है। इज इट क्लियर? नाउ फॉरेन जजमेंट का एनफोर्समेंट इंडिया में कैसे होता है मैंने आपको बताया, या तो आप सूट फाइल कीजिए, सूट फाइल कीजिए किसके लिए? बाय इंस्टीट्यूटिंग ए सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट, 3 साल में सूट फाइल करके आप उसका एनफोर्समेंट करवा सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए चाहिए, या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए चाहिए। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करवा लीजिए, उसको एग्जीक्यूट करवा लीजिएगा कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो 2 तरीके होते हैं बेसिकली फॉरेन जजमेंट को इंडिया में इन्फोर्स करवाने के लिए, ये आपके सामने है। इज इट क्लियर? ये हमने सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 को भी देख लिया। अब सेक्शन 13 एंड 14 के बाद में आता है कौन सा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट। अब जब प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पे आता है कौन सा, सेक्शन 15 यहाँ पे आता है। तो देखो सेक्शन 15 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 जो बेसिकली हमें बोलता है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो सेक्शन 15 कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ये सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट हो जो कि बेसिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस सूट को ट्राई करने के। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई आप सबको। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड। अब लोवेस्ट ग्रेड के यहाँ पे हम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखेंगे ना कि उस कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन तो है ना। लोवेस्ट ग्रेड का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट के पास में जुरिसडिक्शन नहीं है और कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट फाइल करने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उस कोर्ट के पास में क्या हो, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन हो, जिसके बारे में हमने कहां पढ़ा था, जिसके बारे में हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था। इज इट क्लियर नाउ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हमें यहाँ पे देखना होता है। अब सेक्शन 15 के बाद में, सेक्शन 15 के बाद में हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और जी, अब सेक्शन 15 के बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसके बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 16 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट एज पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 पूरा का पूरा इसके बारे में। प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट एज पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा, ये भी हमें देखना होगा, यानी कि सेक्शन 15 की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करना होगा और सेक्शन 6 वाली रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करना होगा कि कोर्ट के पास में पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है या नहीं है। इज इट क्लियर। अब सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सेक्शन 16 किसके बारे में है, सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग टू ए पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेसिड्यूरी सूट्स, रेसिड्यूरी सूट्स, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 3 कैटेगरी में 4 सेक्शंस को क्यों डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी में 4 सेक्शंस को डिवाइड किया है, सेक्शन 16 को, 17 को, 18 को, 19 को एंड 20 को। हाँ, बेसिकली 5 सेक्शंस आ गए। जी बिल्कुल, 5 सेक्शंस आ गए और 3 कैटेगरी आई है। नाउ सबसे पहले आता है सेक्शन 16 जो किसके बारे में बात करता है, जो बात करता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड हो। सूट कहाँ फाइल किया जाए, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड हो। देखो सेक्शन 16 जो है ना, ये बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, 3 एस्पेक्ट्स। इट टॉक्स अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ डिफेंडेंट कहाँ रहता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसका प्रोवाइजो देखोगे ना, तो प्रोवाइजो में डिफेंडेंट की लोकेशन के बारे में भी बात की गई। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, पर्सनली वर्क फॉर गेन, कैरीज ऑन बिजनेस, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये सारे एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं सेक्शन 16 के प्रोवाइजो में। तो प्रोवाइजो के साथ आप इसको देखिएगा, प्रोवाइजो के साथ आप इसको जरूर देखिएगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लिखा हुआ है ना पर्सनली वर्क फॉर गेन, पर्सनली वर्क फॉर गेन, तो ये एस्पेक्ट डिफेंडेंट का रेजिडेंस के बारे में यहाँ पे इसलिए कहा गया है इसके प्रोवाइजो में, सेक्शन 16 के प्रोवाइजो में, ताकि कई बार जरूरी होता है कि डिफेंडेंट की पर्सनल अपीयरेंस हमें रिक्वायर्ड है, तो उस सिचुएशन में हम प्रोवाइजो को देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, प्रोवाइडेड दैट द सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए टॉर्ट कमिट हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, तो मे वे रिलीफ सॉट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन्ड, तो रिलीफ ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस, डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से अपीयर, ओबीडियंस से हम क्या कर सकते हैं, रिलीफ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सूट आप कहाँ फाइल करोगे, उस कोर्ट में जिसकी लोकल लिमिट्स में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फिर वो कोर्ट जिसकी लोकल लिमिट्स में डिफेंडेंट रहता है, वॉलेंट्री एक्चुअली एंड वॉलेंट्री रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन की बात हो रही है, तो मान लीजिए एक डिफेंडेंट जो है वो नोएडा में रहता है
नोएडा में रहता है, बट ही इज ए चार्टेड अकाउंटेंट और प्रैक्टिस दिल्ली में करता है, प्रैक्टिस दिल्ली में करता है। तो कौन से कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा? दिल्ली कोर्ट का जुरिडिक्शन डिसाइड करेंगे अब हम लोग। क्यों? क्योंकि ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन वो कहाँ करता है? वो दिल्ली में करता है, वो नोएडा में नहीं करता। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। हो सकता है कि वो रहता किसी और शहर में हो और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन किसी और शहर में करता। अगर आप सेक्शन 16 को और ध्यान से देखेंगे, इसका और एनालिसिस करेंगे, तो आपको सेक्शन 16 में आपको जो पॉइंट्स लिखेंगे, इन पॉइंट्स को देखिएगा। शुरू के सारे पॉइंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, सिवाय किसके? सिवाय इसके जो एफ पॉइंट है विच टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 बेसिकली हमें ये कहता है, ठीक है, सेक्शन 16 बेसिकली हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि सूट वहां फाइल किया जाए जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेक्शन 16 का पर्पस ये है, सूट वहां फाइल किया जाए जहां पे प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है वहां सूट फाइल किया जाए। ये सेक्शन 16 का पर्पस है, ठीक है। और साथ में एक पॉइंट दे रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी का, विच इज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी को इसलिए यहां पे रखा गया है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी एक कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो फिक्स करना है, एक कोर्ट का जुरिडिक्शन फिक्स करना है, इसलिए यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज जो है वो डाला गया है। अब देखो सेक्शन 16 में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, और साथ में डिफेंडेंट जहां पे रहता है या डिफेंडेंट जहां पे बिजनेस करता है, या मैंने आपको बताया ना, वॉलंटरी रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये लोकेशन भी देखी जा सकती है। और ये तब देखी जाएगी जब ये कंडीशंस यहां पे गिवन है, जब सूट किसके बारे में है? रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हेल्ड कर रखा है डिफेंडेंट ने या डिफेंडेंट के बिहाफ पे उसके मैनेजर ने। और रिलीफ ऑब्टेन करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? उसकी पर्सनल ओबीडियंस से, उसकी पर्सनल ओबीडियंस से। तो उस सिचुएशन में कहां सूट फाइल करना है, ये सेक्शन 16 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, ये आपको समझना जरूरी है। सेक्शन 16 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन नहीं देखेंगे, यहां पे हम डिफेंडेंट की लोकेशन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कोर्ट का सिलेक्शन करें। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 17। अब सेक्शन 17 जो है बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, और सेक्शन 17 हमें क्या कहता है? सेक्शन 17 बेसिकली ये बोलता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। तो ये कहा गया है कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो दो या दो से ज्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी बॉर्डर एरिया में है या किसी ऐसी लोकेशन पे है जिसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो जुरिस्डिक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन उस प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है, तो अब सूट कहां फाइल किया जाए? सेक्शन 16 ने तो यही कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन को देखते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड होती है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है। सो इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या होगा सुनिएगा। तो उस सिचुएशन में आप किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 3 कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में आती है या 2 कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में आती है, आप किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर दो, एनी ऑफ द कोर्ट, क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी का जुरिडिक्शन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, किसी एक कोर्ट के पास में नहीं लग रहा है, मल्टीपल कोर्ट्स के पास में, किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात कहता है कौन? सेक्शन 17। अब सेक्शन 17 के बाद में आता है सेक्शन 18, और सेक्शन 18 कहता है कि अगर आपको डाउट्स है, कंफ्यूजन है जुरिडिक्शन को लेकर, सो प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ए कोर्ट्स आर अनसर्टेन। सेक्शन 17 में 2 कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन था, लेकिन सेक्शन 18 में तो क्लियरिटी ही नहीं है कि कौन से कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन है। तो जब क्लियरिटी ही ना हो कि कौन से कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन है, तो आप किसी भी एक कोर्ट में चले जाइए, किसी भी एक कोर्ट में चले जाइए, वहां पे सूट फाइल कर दीजिए, और कोर्ट इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगा, कोर्ट इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगा, और कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ अनसर्टेनिटी है,
तो अनसर्टेनिटी के केस में कोर्ट उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, उसके बाद कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन करके उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद में आता है सेक्शन 19, जो बात करता है किसके बारे में, सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन्स और मूवेबल्स। अब मूवेबल के बारे में आपने सेक्शन 16 में भी पढ़ा था, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आपने सेक्शन 16 में पढ़ा था। अब यहाँ पे सेक्शन 19 में फिर पढ़ लीजिए, सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन्स और मूवेबल्स। तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास में ऑप्शन होता है कि वो कहाँ सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जहां रॉन्ग कमिट हुआ है वहां सूट फाइल कर दे, या वहां पे सूट फाइल कर दे जहां पे डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन, इनमें से कहीं भी सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे कि इफ अमर बीट्स प्रेम, और अमर जो है वो दिल्ली में रहता है और प्रेम जो है वो कलकत्ता में रहता है, तो प्रेम उसको सूट फाइल कर सकता है कहाँ, कलकत्ता में सूट फाइल कर सकता है या दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि या तो जहाँ पे रॉन्ग कमिट हुआ हो या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो या पर्सनली वर्क फॉर गेन। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि रॉन्ग कहाँ कमिट हुआ है ये देखेंगे, और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है। इस बेसिस पे सेक्शन 19 में क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे सेक्शन 19 में जुरिडिक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 20 जो बात करता है किसके बारे में, अदर सूट्स के बारे में बात करता है। ऑल अदर केसेस नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द फॉरगोइंग रूल्स। तो वो मैटर्स जो सेक्शन 16 में, सेक्शन 19 में कवर नहीं होते, जुरिडिक्शन की जब हम बात करते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, सेक्शन 20 एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पे प्लेंटिफ के पास में ऑप्शन होता है कि वो कहाँ सूट फाइल करे, वो सूट फाइल कर सकता है कहाँ, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज हुआ हो, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, बिजनेस करता हो या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो। इज इट क्लियर? या फिर दो या उससे ज़्यादा डिफेंडेंट है और एनी ऑफ देम रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कहीं भी सूट फाइल किया जा सकता है, क्योंकि अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है, मान लीजिए दो डिफेंडेंट है, एक दिल्ली में रहता है एक कलकत्ता में रहता है, तो दिल्ली या कलकत्ता कहीं भी सूट फाइल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? डिफेंडेंट्स ने यहाँ पे जो गलत किया प्लेंटिफ के साथ में, मान लीजिए वो चेन्नई में किया, तो चेन्नई में भी सूट फाइल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्लेंटिफ के पास सूट फाइल करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो मल्टीपल प्लेसेस में से किसी भी एक जगह सूट फाइल कर सकता है। सब जगह सूट फाइल नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ सूट फाइल करना है। ऑलराइट, तो देखो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अमर जो है वो जयपुर में रहता है, उसने एक, ठीक है, उसे एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट मिला पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड, जिसकी पेमेंट कहाँ होनी थी, देखो पेबल ऑन डिमांड जो उसे मुंबई में मिला, मुंबई में मिला है। पेमेंट कौन करेगा, प्रेम जो कलकत्ता में रहता है और गोगो जो दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास में 4 शहर आ चुके हैं। अमर जयपुर में रहता है, जॉइंट प्रोमिसरी नोट उसे मिला है कहाँ, मुंबई में मिला है। इस प्रोनोट को बनाने वाले दो लोग हैं प्रेम और गोगो, और जो कलकत्ता और दिल्ली में रहते हैं। अब अगर इस प्रोमिसरी नोट पे अमर को पेमेंट नहीं मिला, तो अमर यहाँ पे जयपुर के अलावा सारी सिटीज में कहीं भी सूट फाइल कर सकता है। ये सेक्शन 20 का कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं। वो मुंबई में सूट फाइल कर सकता है, वो कलकत्ता में सूट फाइल कर सकता है और वो दिल्ली में सूट फाइल कर सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ, देखिए मुंबई में राइज हुआ, तो मुंबई में सूट फाइल कर सकता है क्योंकि प्रोनोट उसको मुंबई में मिला था। डिफेंडेंट जो है वो एक कलकत्ता में रहता है, दिल्ली में रहता है, तो वो इनमें से भी किसी एक जगह पर सूट फाइल करने का राइट रखता है यहाँ पे अमर। ऑलराइट, ये बात सब लोगों को समझ में आ गई। ये हमने रिवीजन कर लिया है सेक्शन 20 तक का। तो हमारा जो रैपिड रिवीजन है उसमें सेक्शन 20 तक का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। आई रियली होप कि आपको सीपीसी के पहले 20 सेक्शन सब पूरी तरीके से याद हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरीके से क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप सीबीसी को और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मेरे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सीपीसी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल का नाम है, तो हमारे इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
वहाँ पे आप इन सारे प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। रैपिड रिवीजन ऑफ सीपीसी का ये आज तीसरा सेशन था और इन 3 सेशंस में हम लोगों ने अब तक 20 सेक्शंस को रिवाइज कर लिया है। सो आप रिवाइज कीजिए इन सारे सेक्शंस को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है संयोग व्यास जुडिशरी। वहाँ पे आइए, मुझसे बात कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।